तो ये उपसर्ग से संबंधित अभ्यास प्रश्न है। इससे पहले आपको एक चांस भी दिया जाता है कि आप उपसर्ग में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उपसर्ग में कोई भी प्रश्न जहां आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। कोई भी शब्द आपने देखा हो या प्रश्नों का अभ्यास किया हो, पहले की किसी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ हो, इस तरह का कोई भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हो। तो मतलब है उपसर्ग में कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास में एक ने कमेंट किया है कि आपने जो उपसर्ग पढ़ाए वो मेरे कम समझ में आए हैं, बताओ इसका क्या इलाज करें। आप बताओ इसका सोल्यूशन। वापस देख लो, यही तो है। देखो ऑनलाइन में सुविधा है वो आपसे भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये प्रश्न है वो आपको तो जैसे भी आ गए तो एक बार ही आपके सामने आए, और वहाँ बार बार कितनी बार जो है, क्योंकि उसमें टीचर आपकी जेब में रहता है, आपके मोबाइल में कैद है, ठीक है ना। आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो। मैं ऑनलाइन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। देखो ऑफलाइन की होड़ नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। इसका एक जैसे कल मैं पढ़ रहा था, वो था तो कोई आध्यात्मिक चैनल, ठीक है, लेकिन परमानंद दास जी बता रहे थे। मैं सबको सुनता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो उसमें वो ये कह रहे थे कि देखो परमानंद दास जी महाराज नहीं, बल्कि आपने नाम सुना होगा, एक प्रसिद्ध राम कथावाचक हैं मुरलीधर शर्मा, अपने यहीं के हैं। तो वो बता रहे थे कि ऑनलाइन ज़्यादा देखने की है कि राम कथा एक बार हो गई तो ऑनलाइन भाई कितनी बार देख लो आप, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि साक्षात जो बात होती है वो उसमें नहीं आ पाती। जिस प्रकार से आपको लड्डू दिखता है टीवी में, मोबाइल में दिखता है, आप उसे खा नहीं सकते। चलो ये बात तो सेम है दोनों में, लेकिन अगर आपके सामने यहाँ लड्डू रखे हुए हैं तो आपको गंध आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। मोबाइल में आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना। ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। जो टीचर साथ साथ पढ़ाता है और उससे है, ये थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अगर आपको पहले लड्डू की गंध का, मैंने उत्तर दिया कि अगर आपको पहले लड्डू की गंध है उसका पता है तो आप महसूस कर सकते हो और आप वैसा ही कर सकते हो। ये जो है ना, ये बड़ी चीज़ है। तो जो भी है, अब देखो उपसर्ग में आपने प्रश्न तो कोई पूछा नहीं है, तो आपसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ये देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में वी उपसर्ग नहीं है। वैसे ये अगर शुद्धिकरण की दृष्टि से देखें तो इस वाक्य में कोई अशुद्धि है क्या? अपन हर एक चीज में हर टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अशुद्धि है, शुद्धिकरण वाला जो है ना वो सब में होता है। तो इसमें आप बताइए कि इस वाक्य में कोई है क्या अशुद्धि? हाँ, इसमें क्या होगा? निम्नलिखित होगा। निम्न मानी नीचे। निम्न का अर्थ क्या होता है? नीचे, नीचा। जैसे वह निम्न वर्ग का आदमी है, इसका मतलब है नीचे वर्ग का आदमी है। और निम्न का उल्टा क्या होगा? उच्च होगा। निम्न का उल्टा क्या होगा? और इस संदर्भ में उक्त होगा या ऊपरी होगा। तो जो भी है, किस विकल्प में भी उपसर्ग नहीं है? तो विकास, विज्ञान, विद्वान, वेस्ट। इसमें से उत्तर बताओ कौन सा होगा? विद्वान। देखो यही प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है। ज्यादातर प्रश्न आपको वो करवाए जा रहे हैं जो पहले परीक्षा में आ चुके। विद्वान, ये मैंने आपको बता दिया था कि आपको विद्वान और विद्या, विद्यालय, इनमें वी उपसर्ग नहीं मानना है। और यहां आपको ये ध्यान रखना है कि ये विद धातु होता है। ये क्या होता है? विद होता है। विद मानी जानना, और जानने वाला है वो क्या होता है? विद्वान। तो यहां ये विद धातु है और इसमें वी उपसर्ग नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो आप, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? कौन सा? ये देखो सीधा सीधा आपको बताया हुआ है कि से के ऊपर अगर बिंदी है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? मैं हल में।
ये भी ध्यान रखना है, मैं हल होना चाहिए। अगर वो हल नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, तो मैं क्या होगा, हल होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां ये देखिए कौन सा हो गया, सम, और इसका अगर संधि विच्छेद आ जाए तो ये से हट जाएगा, और ये क्या होगा, समजोड़ कार। समजोड़ सकार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, समजोड़ कार होगा। तो इसमें ये उत्तर कौन सा हो गया, सम हो गया। हालांकि इसके विकल्प ठीक नहीं है, ये सीधा सीधा है, वो हमें पता चल रहा है। इसमें परीक्षा में ऐसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ दूसरा जो एक विकल्प है ना, वो क्या दे देंगे, ये दे देंगे। ठीक है ना, ये न दे करके देखो पूरा दे देंगे, और एक है वो ये दे देंगे, ये देखिए आप। तो तब हमें सोचना पड़ेगा। तो आपको तो सीधा बताया हुआ है कि किसी भी शब्द में अगर से के ऊपर बिंदी है यानी अनुस्वार है, मेरे बारे में कई ये भी कहते हैं कि वो मतलब ऐसे शब्द वो यूज नहीं करते, अनुस्वार है, अनुनासिक है, या फिर ऐसे है, वो सीधी कह देते हैं कि बिंदी है, या सीधे कह देते हैं कि पहला से है, दूसरा से है, तीसरा से है। तो हो सकता है कि ज्ञान नहीं हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाषा का प्रमुख काम है वो क्या है, संप्रेषणीयता, कि आप जो पढ़ने वाले हैं उनके समझ में आना चाहिए। तो समझ में आने वाली भाषा है वो यूज मैं करता हूँ। तो इसमें आप देखिए कि ऊपर ये बिंदी है, इसको आपको बताया हुआ कि घड़ा है, तो आपको सीधी भाषा में बताया था कि घड़ों में तारू। ठीक है ना, ऐसी एक शिकायत, मैं अभी साउथ में गया था, हैदराबाद, और उसके बाद में आगे गुलबर्गा है कर्नाटका में। तो वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट 2-3 हैं, उन्होंने शिकायत की कि हम आपके वीडियोस देखते हैं। एक उत्तराखंड की लड़की थी, उसने भी जो है वो, अच्छा कि मेरे हिंदी समझ में आती है आपकी, लेकिन बीच में आप जो ये अपनी जो लोकल लैंग्वेज जो मारवाड़ी के बोलते हो ना डायलॉग, वो वैसे तो मुझे अच्छे मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आते। अच्छे तो लगते हैं वो, लेकिन समझ में नहीं आते। तो ये एक ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है, कि हमने जो है वो हिंदी सीखी है। क्योंकि वो क्या है कि जैसे भाई हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उनकी इच्छा तो रहती है, भाई हमें भी इच्छा रहती है कि हम पंजाबी सीखें, या हम दूसरी जो लैंग्वेज है उर्दू सीखें और सीखें। तो ये, और कि सीखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप जो बीच में लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हो ना, अब वहाँ में दिक्कत आती है। लेकिन ये यूज़ क्यों की जाती है, ये ज़्यादा समझाने के लिए, कि जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये देखिए आप, ये सम उपसर्ग हो गया। फिर इससे अगला प्रश्न देखो, प्रश्न सरल ही आते हैं, प्रश्नों में कोई ज़्यादा वो नहीं है। किस विकल्प में नी उपसर्ग नहीं है, इसको पहले आपको विकल्प पढ़ने चाहिए। पहले आपको बड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। आप पहले जो है ना वो चारों विकल्प ध्यान से पढ़ें। ठीक है, देख लिया आपने, और उत्तर है वो भी आपने छांट लिया, लेकिन आपको बताना नहीं है कि आपने तरीका कौन सा अपनाया है। तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका इंपॉर्टेंट क्यों है कि कई बार उत्तर तो तुक्का लग जाता है, तुक्का भी लग जाता है इसमें, लेकिन ये पता नहीं क्या बात है कि परीक्षा में नहीं लगता। परीक्षा में 1% का ही तुक्का लगता है, और उनका तुक्का लगता है, उनका लग भी जाता है तुक्का, ये भी है, नौकरी का तुक्का भी लग जाता है। तो वहाँ दिक्कत है वो क्या होती है, वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो ये होती है कि लास्ट में हम जितने भी प्रश्न करते हैं वो सारे गलत हो गए। जैसे मान लीजिए 5 किए हमने, और 5 ही क्या हो गए, गलत हो गए। अगर ये 5 सही हो जाए तो उस पार, योग्यता का तो कोई है ही नहीं वहाँ। लेकिन ये कभी कभार होता है, भाई कोई देवता ही प्रसन्न हो जाए, इष्ट देव की मर्जी हो जाए, तब तो हो सकता है कि आप ये कर रहे हैं और होते होते ये हो जाए। ठीक है ना, तो ये तो एक अलग बात है। बाकी आपको तरीके से करना है। तरीका है ना, वो एक दिन पहले भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे आपको ये ध्यान रखना है, ये हिंदी में पूरा ध्यान रखना है, वरना प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न सही हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि नहीं होता, कई बार तुक्के से भी होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ना गणित में, ये देखो ये आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, अब एक लड़के ने उत्तर कैसे निकाला कि 6 से 6 काट दिए, उत्तर कितने आए बताओ। इसका उत्तर भी कितना है, 1/4 ही है ना, उत्तर है वो 1/4।
4 ही है। लेकिन क्या ये तरीका सही है? सही नहीं है ने। तो तरीके से पढ़ना है। कंपटीशन के लिए पहली चीज आपको दिमाग में बिठानी है कि आपको तरीके से पढ़ना है। अगर तरीका गलत होगा तो कुछ तो सही हो सकता है, लेकिन ये जो सारे प्रश्न है उसका प्रोसेस सही नहीं हो सकता। तो ये जो चीज है इसमें यहां नंबर तो उसको पूरे, भाई नंबर जो मैथ्स का टीचर है वो बताओ नंबर पूरे देगा, या सिद्धार्थ जी बताओ आप मैथ्स के हो, अब नंबर क्या नंबर दोगे आप इसको? उसने ऐसे काट करके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है ये कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। तो बताओ क्या नंबर दोगे? 0 दोगे। आप भी मैथ्स के हैं, क्या नंबर कितने दोगे? 0 ही दोगे। उत्तर का मिलना ही चाहिए। ये हिंदी की बात होगी। देखो ये अंतर होता है मैथ्स और हिंदी में। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए ना आप? यहां अब आपने प्रोसेस क्या अपनाया? पहली चीज आपको ये बताई थी उपसर्ग में कि आप उपसर्ग हटा करके शब्द है वो देख लें कि वो सही बचा या नहीं बचा। उपसर्ग का एक ही नियम है बस, और वो यहां आपने नी हटा दिया बंद बच गया, या नी हटा दिया यम बच गया। अब आपके दिमाग में ये आ जाए कि भाई ये शब्द होता है कि नहीं होता है, तो आप दूसरे छोटे उपसर्ग लगा करके देख लें। छोटे उपसर्ग लगा लें आप। छोटे उपसर्ग का मतलब जैसे सम आता है, छोटे उपसर्ग में नी आता है, जैसे नी इसमें लगा हुआ है, तो सम लगाएंगे तो क्या बनेगा? संयम। इसका मतलब यम है वो क्या है? शब्द है। ऐसे ही आप देखिए, अब यहां से नी हटाओगे, यहां से नी हटाओगे, वाज शब्द होता है कि नहीं होता है? होता है। अब इसको पढ़ो आप, पढ़ भी नहीं सकते ना हम। और हमें यह पता है कि जो रेफ होता है, अब वो कभी भी किसी भी अक्षर में सबसे पहले वो जो वर्ण होता है उसके ऊपर नहीं लग सकता। सबसे पहले वाला जो वर्ण है, चाहे वो पूरा ही क्यों नहीं हो, उस पर आपने कभी देखा है कि नहीं हो सकता है ना? इसको हम पढ़ ही नहीं सकते। ये तब पढ़ा जाता है जब इससे पहले कोई वर्ण हो, ठीक है ना? इसका मतलब इसमें ये उपसर्ग नहीं है, बल्कि यहां कौन सा उपसर्ग है? नीर है। ये उपसर्ग कौन सा है? नीर है। अब देखो अपने आप ही विकल्प जो मैंने आपको बताए थे जोड़े, वो हो गए ना, नी वाले एक साथ हो गए कि आप नी और नीर और निस तीनों को एक साथ पढ़ोगे। तीनों को अगर आप पहचान सकते हो तो परीक्षा में आप ये प्रश्न कर सकते हो, ठीक है ना? उदाहरण आपको याद रखने नहीं है क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्नों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो लेकिन आपको दिया हुआ है उसमें से छांटना आना चाहिए, ये जरूरी है। फिर अगला देख लो आप, किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। इस बार जो है वो ऑनलाइन वाले उनको बताने दो, जो घर बैठे देख रहे हैं ना उनको देने दो उत्तर पहले, उनके देखते हैं क्या उत्तर आते हैं। उसके बाद में आपको देखना है। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न दिए गए, एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं दिए गए। अब यहां एक से अधिक उपसर्ग वाली बात आ गई। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? पहला ही पर्यावरण, क्योंकि इसमें एक तो परि आ गया और एक आ गया, तो ये 2 उपसर्ग आ गए। बाकी ये अलम उपसर्ग होता है। अलम उपसर्ग अगर आपको नहीं लिखवाया है तो आप ध्यान कर ले कि अलम उपसर्ग के का मात्र एक उदाहरण होता है। अलंकार कह दो, चाहे अलंकरण कह दो, चाहे अलंकृत कह दो, और इसको हिंदी में उपसर्ग मान लेते हैं। वैसे संस्कृत में कह के अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये अलम, और मैं का क्या बन गया? अनुस्वार का मैं बन गया। तो बात वो कि वो है, यहां आप इसको मैं के रूप में कन्वर्ट करते ही आपके सामने संधि विच्छेद भी हो जाएगा और उपसर्ग भी आ जाएगा। हो गया? ऐसे देखो ये तिरय जोड़ भाव, तो तिरय को भी उपसर्ग मान सकते हैं। और एक ये आवि ही हो गया, आवि जोड़ भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शब्दों का ध्यान रखो आप, ठीक है? ये आविर भी हो सकता है। ये देखिए आप, विसर्ग का फिर क्या बना? रे बन गया। अब आविर्भाव में 2-3 बातें हैं।
एक बात तो यह है कि यह शब्द प्राय उपसर्ग में नहीं पूछा जाता बल्कि विलोम शब्द में पूछा जाता है। तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव। आविर्भूत का तिरोभूत हो गया। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि यह आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। एक क्या ध्यान में रखना है? आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। ये दो प्रश्न इस पर ज्यादा पूछे जाते हैं, आविर्भाव पर। फिर अगला प्रश्न देखो, प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है, यह आप देख करके बताएं। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है, फिर मेरे को प्रोसेस भी बताओगे आप कि आपने ये उत्तर कैसे प्राप्त किया। प्रोसेस भी बताना जरूरी है। तो इसमें प्र उपसर्ग है क्या? नहीं है, क्योंकि सार्थक शब्द बचेगा नहीं। वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि प्र के बाद में तय आने पर प्र उपसर्ग प्राय नहीं होता बल्कि वहां प्रति उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? अगर आपने इतना भी याद रख लिया तो भी प्रश्न सही हो जाएगा। ये आपके रीट का जो हुआ, मैं ये पेपर हुआ तो उसमें भी यही आया था। ठीक है, तो यहां आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये देखिए आप, यहां आपने ये कैसे प्राप्त किया उत्तर? संधि विच्छेद करके। क्या करके? संधि विच्छेद करके। तो ये जो प्रति जोड़ आहार, तो यहां प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें संधि विच्छेद करना था। फिर अगला देखो, निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां वही प्रोसेस अपनाएंगे, आक्रमण, आचरण, आगमन। आज में नहीं हुआ, पहले भी मेरा आपको बताया हुआ है कि आज में और आवाज में, आज हो चाहे आवाज हो चाहे आगाज हो, इनमें आ उपसर्ग नहीं करना है। तो इसमें आ उपसर्ग नहीं है। तो आज में नहीं है। इसके बाद अगला देखो, हार में कौन सा उपसर्ग जुड़कर द्वारपाल का अर्थ देता है? ये प्रश्न बदल गया। अब प्रश्न बदला है ना थोड़ा। ये देखिए आप कि अर्थ भी आना चाहिए। आपको यह बताया था कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को विशिष्टता प्रदान कर देते हैं, यानी परिवर्तन ला देते हैं। कुछ न कुछ उसका यानी स्वरूप है वो परिवर्तित करते हैं। और ऐसा ही इसमें है कि हार में कौन सा उपसर्ग जुड़कर द्वारपाल अर्थ बनता है? तो कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा? प्रति। प्रतिहार मानी द्वारपाल, आहार मानी भोजन, और विहार मानी भ्रमण, और निहार मानी निहारना। हो गए ना अपने आप। तो ये चीज है वो भी आपको ध्यान में रखनी है उपसर्ग और प्रत्यय में। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्र उपसर्ग नहीं है। तो ये देखिए आप, प्र अध्यापक, तो इसमें प्र और अधि दो उपसर्ग है। इसमें दो उपसर्ग कौन से आ गए? प्र और एक क्या आ गया? अधि आ गया। दूसरा देखो, प्रमोद में है। अब आपको ये दिक्कत हो जाए कि भी मोद शब्द हमने हिंदी में सुना नहीं, लेकिन प्र लगाएंगे प्रमोद बनेगा, आ लगाएंगे आमोद बनेगा। आ लगाने पर क्या बनेगा? आमोद। तो मोद मानी प्रसन्न। मोद का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होता है। और ऐसे ही आपने एक शब्द सुना है ना, मोदक के। तो मोदक है वो बच्चे को प्रसन्न करने वाला होता है। बच्चे को सबसे अच्छा क्या लगता है? लड्डू। बच्चे को सबसे अच्छी वस्तु कौन सी लगती है? जो गोल हो। आप देख लो, चाहे गेंद गोल होती है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो जो भी है ये इसमें है। प्रबल में बल हो ही गया, और प्रत्यय में ये देखो फिर तय आ गया। इससे ही प्रश्न सही हो जाएगा। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं प्रे में, कि प्रे के बाद में आप तो देख लो तय, तय आ गया, वहां आपको क्या करना है? प्रति करना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। और
प्र उपसर्ग है वो किसमें नहीं है? प्रत्यय में नहीं है। फिर अगला बताओ, हार में किस उपसर्ग के लगने से नए शब्द का अर्थ नाश होगा? ये देखिए, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि हार वाले 2 प्रश्न आ गए ने, तो यहां इस बार संभावना बन जाएगी परीक्षा में आने की। हार पर आपको ध्यान रखना है। अब ये कुदरती आए हैं, ऊपर वाले की मर्जी से ही आए हैं ये प्रश्न, ये मान लो आप। हाँ, और फिर वो परीक्षा में भी वैसे ही आएंगे। तो यहां ये देखिए आप, हार में किस उपसर्ग के लगने से नए शब्द का अर्थ नाश होगा? तो कौन से में होगा? संहार। कौन सा? ये देखो, संहार। इससे शब्द वो क्या बनेगा? संहार बनेगा। ठीक है, बाकी हम पहले पढ़ चुके। प्रहार मानी चोट, प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट। बाकी बता दिया आपको। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। यह भी प्रश्न हो गया ना अलग से। उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें बताओ उत्तर कौन सा होगा? ए होगा, डी होगा, मतलब चलो डी होगा, क्योंकि ये देखो आप, पहला है ये क्या है? सुयोग, तो इसमें तो है। विदेश में वी है, अत्यधिक में अति है, और सुरेश में नहीं है। इसमें सुर है वो शब्द है, सुर है वो क्या होगा? शब्द। ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं ये सुरेश वाला, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको एक चीज और बता दूं मैं कि देखो, सुरेश में अंत में ईश जुड़ा हुआ है, ईश जुड़ा हुआ है ना, तो ईश वाले शब्द जितने भी हैं उनमें उपसर्ग भी नहीं होता और प्रत्यय भी नहीं होता। इससे भी आपका प्रश्न सही हो सकता है। ये देखिए आप, ईश वाले जुड़े हुए। ठीक है, अब आप तो ये भी कहोगे कि देखो यहां भी देश है तो ये ईश नहीं है, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि जिन शब्दों के अंत में देश और वेश हो, देश और वेश हो, उनमें कभी भी ईश नहीं होता। उसकी संधि विच्छेद में भी आपको ईश नहीं करना है। किसमें? देश और वेश में। तो ये देखिए आप, अन्य शब्द देख लो चाहिए आप। भाई आप जो है वो गलती क्या करते हो और फिर दोष क्यों लगाते हो, उसका एक प्रमुख कारण है कि जैसे ये प्रश्न आपने देख लिया और इसमें एक शब्द आ गया सुरेश, मैंने बता दिया। अब पेपर बनाने वाला मैं तो हूं नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो अब पेपर बनाने वाले ने क्या चेंज किया कि उसने बुक तो यही कंसल्ट की और प्रश्न भी यही लिया मान लीजिए, लेकिन उसने जो है वो यहाँ चेंज कर दिया। ये जो सुरेश है इसके स्थान पर उसने दूसरा शब्द ले लिया गणेश, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक चीज बता दी कि ईश जहां है वहां बस सीधा हो गया ना। चाहे सर्वेश है, सर्वेश है, गणेश है, महेश है, दिनेश है, ये देख लो अपने आप ही आप डायनेमिक हो जाएंगे। और ऐसा अगर आपने कर लिया तो फिर कोई प्रश्न नहीं बचेगा। तो ये जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां सुरेश नहीं होगा। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपर्य हो जाता है। अब हमें विपर्य का अर्थ जानना है। बताओ विपर्य का अर्थ क्या होता है? विपर्य का अर्थ पर्याय क्या होता है? ये तो डायरेक्ट प्रश्न भी पूछते हैं। विपर्य का अर्थ इसने सही बताया, विलोम। विपर्य, लेकिन ज्यादातर है ना वो इसमें मिलता किसमें? पर्याय में। तो इसका अर्थ पर्याय नहीं होता बल्कि विलोम होता है। तो ये सीधा ही पूछ लेते, कई बार विलोम शब्द नहीं पूछते बल्कि ये पूछ लेते हैं इस शब्द का विपर्य होगा। तो विपर्य का मतलब विलोम। तो कौन सा जय में कौन सा जुड़ेगा? तब होगा परा, ये पराजय हो जाएगा। ये उत्तर हो गया। फिर अगला प्रश्न देखो, किस क्रमांक में बद्ध उपसर्ग नहीं है?
किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है। मैंने ये ऊपर चिन्ह लगाया, इसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह लगाया मैंने एक। कौन सा? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण कौन सा? इकहरा। इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी भी वाक्य में एक शब्द या शब्दांश को स्पेसिफाई करना हो, यानी विशिष्ट बनाना हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। ये हमने प्रयोग किया। तो ये देखिए आप, बद उपसर्ग नहीं है, बदकिस्मत। सही है, ये तो बदकिस्मत है। बदनाम भी होता है, बदहजमी भी होता है, लेकिन ये स्तूर नहीं बल्कि दस्तूर होता है। तो ये बे उपसर्ग का उदाहरण। ये बे दस्तूर, दस्तूर के साथ। तो इसमें बे दस्तूर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है? ये बताओ आप। तो प्रश्न, सभ्यता नहीं है, भटकता नहीं है, पूजा नहीं है, पूज धातु से बना है, और कौन सा है? उपयोगिता। सीधा सीधा ही पढ़ा है। सरल प्रश्न था। सरल प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? यह अलग प्रकार का प्रश्न हो गया ना। निर्धन, निर है वो, तो आपको बताया हुआ है कि कोई भी उपसर्ग है उसमें अगर अंत में हल्का निशान लगा हुआ है या फिर विसर्ग लगा हुआ है, वो संस्कृत का होता है, वो तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। तिरस्कार है, इसमें तीर है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी तत्सम हो गया। और इसके बाद में ये देखो, आमरण और बेईमान। तो ये देखिए आप, बेईमान लिखने से पता चल जाता है। ऐसा हिंदी और संस्कृत में नहीं लिखते। केवल वो संधि वाले 3 शब्द आपको बताए थे ना, अतएव ये शिक्षा, वहां लिख सकते हैं 3-4 शब्दों को। बाकी पूरी हिंदी में इस तरह से किसी भी शब्द को नहीं लिखते। ये नहीं है कि भाई ये ए आ गया फिर ये ई आ गया, ऐसा कहीं नहीं होगा। ऐसे जो उपसर्ग वाले या जितने भी जो शब्द हैं उनमें आप इसको देखो, ऐसे समझो आप, क्या ये सही है? नहीं है ना। बाकी बात वही है, प्रधान अध्यापक ही तो है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रधानाध्यापक। लेकिन ये देखो, नए में किसकी मात्रा है? हाँ, तो ए और ए संयोग का नियम लागू होता है कि जोड़ करके लिखो। हमारा ये जो है वो तत्सम शब्दों का ये उसूल है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा अगर कहीं भी किया गया है, इसका मतलब शब्द विदेशी है। इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे अब मैं एक टॉपिक और पढ़ेंगे ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये शब्द पढ़ेंगे, तो वहाँ इस चीज़ का अपने आप ही पता चल जाता है। बहुत सारे शब्द से देखिए आप, एक शब्द ये देखो आप, यहाँ आप देख रहे हो, मैं में ए है, फिर ये ऊ लगाया हुआ है। इसका मतलब ये लिखने का तरीका हमें बता रहा है कि ये शब्द विदेशी है। ये शब्द क्या है? विदेशी, से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें बेईमान हो गया। वैसे भी उपसर्गों को याद रखना है कि बे, बा, बे और बद, ये विदेशी उपसर्ग होते हैं। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बे उपसर्ग नहीं है। बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ, कौन सा होगा? बेवकूफ। किसको बता रहे हो? प्रश्न बनाने वाले को या खुद को? बेचान में बताओ। अब यहां आपको, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हमें थोड़े उलझ गई। प्रश्नों में उलझेंगे, मैं भी परीक्षा दूंगा तो भी उलझूंगा। कोई भी परीक्षा दे, चाहिए परीक्षा देने वाला ये नहीं है कि 100 उसको पूरे आ जाएंगे और उसे कोई समस्या ही नहीं होगी, मतलब बहुत कम होता है।
तो यहां आप देख रहे हो कि हमें ये दिक्कत है, बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ। वकूफ का हम अर्थ नहीं जानते, ये मान लो एक बार, इसलिए हमने बेवकूफ शब्द को उत्तर बताया। ठीक है, अब यहां ये देखो आप कि बेचान, ये बेचान है वो किससे बना? बेचना से। किससे बना? अब बेचना है वो क्रिया है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहां उत्तर है वो कौन सा होगा? बेचान होगा। बेवकूफ नहीं होगा, उत्तर क्या होगा? बेचान होगा। बेचान में कोई भी उपसर्ग नहीं है। फिर अगला प्रश्न, ये लिख रहे हो क्या? लिख लो, फटाफट लिखो। इसमें लिखने में देखो, आप ये जो विकल्प है ना वो पहले लिख लिया करो, फिर ऊपर आपको पता ही है कि वे उपसर्ग नहीं है, फिर वो बाद में लिख लिया करो, ताकि आप साथ साथ में लिख सकते हो। विकल्प पहले लिख लिया करो और फिर ऊपर प्रश्न है वो लिख लिया करो। फिर नेक्स्ट देखो, वकूफ का मतलब बुद्धि, और बिना बुद्धि का है वो क्या है? आप विवेक समझें। आप वकूफ का अर्थ क्या समझें? विवेक। और जिसमें विवेक नहीं है वो क्या है? हाँ, बिना विवेक के हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? ये अलग प्रकार का प्रश्न हो गया। सब प्रकार के प्रश्न मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप प्रश्नों की अधिकता पर ध्यान न दें। भाई कई बार आप देखते हो ना, जैसे भाई कोई YouTube चैनल है और है, मेरे से और भी तो बहुत सारे हैं, वो प्रश्नों के उत्तर बताते हैं आज, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं भी कराऊंगा तो प्रश्न ही करवाऊंगा, क्यों करवाऊंगा? हर आदमी ये समझता है कि पता नहीं मेरे पास क्या है, ये दूसरे के पास चला जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो मूल थ्योरी को भूल जाते हैं। और वो कौन सी? कि विद्या ही एक ऐसी चीज है जो खर्च करने पर बढ़ती है, बांटने पर बढ़ती है। जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। इसका फॉलो कोई कर नहीं रहा है। बहुत सारे टॉपिक वही है, मान लीजिए यही टॉपिक, मान लो उपसर्ग है, उपसर्ग मैंने पढ़ाया नहीं है, मान लो आप पढ़ाया नहीं है, और मैं आपको केवल प्रश्न करवा रहा हूं। इसका मतलब आपके मन में एक क्वेरी होगी। कौन सी क्वेरी? कि ये अगर अपन पढ़ लेते तो ठीक रहता। फिर आप किसका ऐप लोगे? मेरा लोगे। ये देखिए आप, ये बेचने वाली बात है, ठीक है ना। बेचान अभी शब्द है ही था, ठीक है ना। तो आजकल मतलब ये सबसे ज्यादा ये चल रहा है, सबसे ज्यादा बात है ना वो तो ये चल रही है। अब उसमें कुछ है वो यथार्थ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रश्नों का अभ्यास कराना गलत बात है। प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास नहीं करोगे तो आप निश्चित रूप से उतने प्रश्न नहीं कर पाओगे जितने आपको करने चाहिए। अभ्यास तो बहुत जरूरी, जितना अभ्यास करोगे उतना ही ठीक है ना। खैर, हालांकि वो धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि वो प्रश्न सोल्व करवा रहे हैं, लेकिन कुछ है ना, एक जैसे एक लड़की ने मुझे कहा, सर के देखा बटाई प्रश्न यूट्यूब पर देखा बटाई प्रश्न, ठीक है ना। हाँ, और वो समझ में आते नहीं है और वो प्रश्न आते नहीं। भाई ये भी सही बात है। अगर मान लीजिए मैं आपको ये 100 प्रश्न बताऊं और इनमें से 10 भी आ जाएं तो भी आपकी सार्थकता है, लेकिन एक भी नहीं है तो, ठीक है ना। अगर वो 10 प्रश्न नहीं है लेकिन उस जैसे आ जाएं तो भी ठीक है, तो भी हम मानेंगे कि हमारा टाइम है वो खराब नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उठा करके गाइड में से और कि तू 100 प्रश्न प्रिंट कर दे और मैं ये करवा देता हूँ या करवा देती हूँ, जो भी है, हाँ, तो 1 घंटा निकल जाएगा और ये है व्यूज आ जाएंगे, जो भी हो जाएगा। हाँ, तो आजकल ये चल रहा है, वो एक अलग है, वो एक व्यवसाय है और व्यवसाय एक माध्यम भी है, शिक्षा दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम भी तो हो गया ना। हाँ, लेकिन यहां आपको ये देखना है कि देखो, प्रश्नों की अधिकता पर नहीं, विविधता पर ध्यान दें कि कितने प्रकार के प्रश्न है वो उपसर्ग में पूछे जा सकते हैं। तो अपन देखो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न है वो ले रहे हैं। यहां आप देखिए कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो प्रत्यय हमने पढ़े नहीं पढ़े ने। लेकिन उपसर्ग वाले छांट लोगे तो भी हो जाएगा प्रश्न, तो क्योंकि उत्तर तो एक ही मांगा है अगले ने। तो ये देखिए आप, व्यंजित है, व्यथित है, शमित है, गृहीत है, दोनों का प्रयोग हुआ है। व्यंजित, व्यथित, शमित, गृहीत।
तो यहां आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था व्यंजन, व्यंजन बताया था ना, वी जोड़े अंजन। वहां मैंने अंजन का अर्थ क्या बताया था, बताओ? अंजन का अर्थ काजल, इसमें नहीं बताया। मैंने बताया था कि अंजन का अर्थ काजल भी होता है, लेकिन व्यंजन में अंजन का अर्थ चिन्ह होता है। अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है, ठीक है ना। और जो विशेष चिन्ह है वो व्यंजन कहलाते हैं। विशेष चिन्ह, ये चिन्ह वाले जो है ना, वही तो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज, ये मान लो, आप ये मान लो, ऐसे लगाते हैं इसको, ऐसे नहीं लगाते, हो गया। अब ये देखिए आप, अगर व्यंजन है तो उससे क्या बना? व्यंजित बना, और व्यंजित बना तो इत प्रत्यय लग गया। उसमें प्रत्यय कौन सा लग गया? तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ये पूछा हुआ है वेथा, वेथा के रूप में पूछा हुआ है, व्यथित नहीं पूछा हुआ है, वेथा पूछा हुआ है। और वहां ये पूछा हुआ है कि इसमें उपसर्ग नहीं है, वेथा में उपसर्ग नहीं है। समित, यहां ये सम से बना है। अब बताओ, ये तो आप कर ही सकते थे। सबसे ज्यादा अगर आपको पता था तो तीसरे नंबर के विकल्प का पता था कि इसमें उपसर्ग नहीं है। बताओ क्यों? बताओ क्यों? ये तालव्य से, यानी पहला से उससे शुरू हुआ है, तो ये एक तो आपको आ ही रहा था, ठीक है ना। और ये गृह, यानी ग्रहण करना, उससे बना हुआ है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? व्यंजित हो जाएगा। यानी थोड़े से हम प्रश्न में अटके, अटकना भी जरूरी है ताकि इन प्रश्नों की सार्थकता हो कम से कम। अगर सारे प्रश्न आ रहे हैं तो फिर सार्थकता उतनी नहीं रह पाती है, कुछ नया भी तो होना चाहिए। फिर अगला देखो आप, है उपसर्ग नहीं है, वेथा है, वो मूल शब्द ही है। वेथा में उपसर्ग नहीं है, वेथा में नहीं है, प्रथा में नहीं है। प्रथा भी आपको बताया था ना कि प्र उपसर्ग नहीं है। फिर आप प्रथम में नहीं है। फिर अगला देखो, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अव उपसर्ग, अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवधि। इसमें बताओ, थोड़ी तो हार्ड आ गए प्रश्न, हार्ड आने लग गए। यानी प्रश्न क्या पूछा है कि अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन सा? देखो, वचन, अगर अवश्य शब्द है तो वश्य ही होगा, ठीक है। और अवध्य होगा तो कौन सा बचता है? सारे प्रश्न सभी को नहीं आते। अभी एक कोई एम्स का पेपर हुआ है, पीजी का एम्स का पेपर कल ही था शायद, और एक नीट उसका पेपर था। तो उसमें वो बता रहा था कि मैंने जो प्रश्न किए तो 200 में 200 प्रश्न आते हैं उसमें, तो 200 प्रश्नों में से 100 ही आ रहे थे। मैंने कहा फिर क्या किया? फिर बोले मैंने सोचा कि इसकी मेरिट कभी भी 160 और 170 से कम नहीं रहती, 160 और 170, तो क्या उसे 100 पर ही रुकना चाहिए था? नहीं रुकना चाहिए था ने। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले सारे कर दिया। मैंने कहा कि भाई एक स्टेप तो तू सीखी कम से कम, कि 100 प्रश्नों से अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें फिर ज्यादा प्रश्न करने चाहिए। आपके वो 100 से जरूर ज्यादा सही हो जाएंगे, भले एक तो ये बात तो माननी पड़ेगी। और वरना फेल चाहे 1 नंबर से हो जाओ, चाहे आप चाहे 100 से हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई ये तो पूछता ही नहीं कितने नंबरों से रहे, बस इतना ही पूछते हैं ज्यादातर। वो भाई कोई बहुत ही घनिष्ठ हो और वो 2 नंबरों से रहा हो, वो पूछेगा कि कितने नंबरों से रहा, क्योंकि वो सीनियर बनना चाहेगा ना। कि भाई मैं 2 से रहा हूं तो ये 5 से रहा है, तब मेरे ठीक है, संतोष है। तो ये जो चीज़ है, तो ये चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला देखो, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? 2 से अधिक उपसर्ग हैं। ये वाक्य शुद्धिकरण में ध्यान रखोगे, ये बोल देते हैं आजकल परीक्षा में। यहां क्या होना चाहिए? 2 आने पर क्या होना चाहिए था? है नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए था? है होना चाहिए था। तो 2 से अधिक उपसर्ग, ये थोड़ा सा आपको प्रत्येक का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बताओ 2 से अधिक उपसर्ग है, कौन सी है?
अव्यवस्था। ये आपको मैंने सुव्यवस्था शब्द बताया था। तो सुव्यवस्था है तो उसमें ए के स्थान पर क्या जुड़ गया? सु जुड़ गया। बात तो वो की वो है, बात कोई अलग थोड़ी है। ए भी होगा, वी भी होगा और औ भी होगा। ये देखिए 3 उपसर्ग हैं। इसमें निर और अनु है, इसमें अप और आ है। अप आदान, अप और आ, और इसमें ये निस और सम है। बाकी में 2 हैं, इनमें ए उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, थोड़े से बड़े हैं शब्द, लेकिन प्रश्नों को सोल्व करना कितना जरूरी है आप समझ रहे हो। केवल टॉपिक पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रश्नों को सोल्व करना उससे भी जरूरी है। लिख लिए सबने? अब अगला देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये नहीं है वो ध्यान से देख लेना चाहिए। अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो अनुपयोगी में नहीं हुआ, अनुदात में नहीं हुआ। अनुदात दोनों में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग। ठीक है। अनुमान में है, बताओ अनुवीक्षण में है या नहीं है? है। अनुजोड़ ईक्षण, यण संधि है ना, अनुजोड़ ईक्षण। अनुभव में है, अन्वेषण में भी अनुजोड़ेषण। अनुजोड़ेषण है, उसका संधि विच्छेद भी ध्यान में रखो। ऊपर लगाऊं क्या? नहीं आएगा, ऐषण और ऐषणा में नहीं आता ऊपर। और फिर देखो अनुभाव और अनुराग, इनमें दोनों में अनु है, तो बाकी सब में अनु है, केवल इन 2 में क्या है? अन है। तो उत्तर हो जाएगा ए। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। यह प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला है उपसर्गों में। लिख लिया? फिर अगला देखो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? नहीं को ध्यान में रखना है। तो इसमें तो है परिजोड़ अटन, हो गया ना, और संकल्प में हो ही जाएगा सम, हमराज में हम हो ही जाएगा, ये विदेशी उपसर्ग है। नकटा में नहीं है क्योंकि ये नाक से बना, और नाक है वो शब्द है। नाक कट्टा, संधि विच्छेद क्या होगा? नाक जोड़ कट्टा, उससे क्या बना? नकटा। नकटा में समास बताओ, ये समास में पूछेंगे। कर्मधारय कैसे हुआ, और फिर सबने कर्मधारय कैसे बताया? हाँ, बहुव्रीहि समास है। नकटा है वो क्या है? बहुव्रीहि समास। बेशर्म, तीसरा अर्थ निकलता है, नकटा का तीसरा अर्थ निकलता है। फिर अगला देखो, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? अब ये प्रश्न थोड़ा सा भाई, हमें ये एक तो पता चल गया कि ये नहीं है। चलो हम ये भी मानते हैं कि तुर्की भी कुछ ही शब्द होते हैं तुर्की भाषा के। तुर्कम के कि कैर चै ये शब्द होने, ये मैं आपको बताऊंगा विदेशी शब्दों में, फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसमें फारसी है, इसमें कौन सा है? फारसी। खुशकिस्मत ये फारसी है, ये थोड़ा अलग हमें देखना पड़ेगा, जब हमें विदेशी शब्द पढ़ेंगे तब इसकी जांच करेंगे। फिर अगला देखो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। सभी विदेशी उपसर्ग या विदेशी शब्द हैं, तो बदमाश है, बेवकूफ आ ही गया, लावारिस आ ही गया, बचा कौन सा? इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। बहादुर में उपसर्ग नहीं, बहादुर में नहीं है।
फिर नेक्स्ट देखो, किस शब्द में नीर उपसर्ग, ये नीर गलत लिखा हुआ है, हल, नीर उपसर्ग नहीं है। नीर आहार, इसके अलावा देख लो नीर उत्साह है, नीर ई है। इसका संधि विच्छेद पूछेंगे, आज संधि विच्छेद पूछें तब तो आपको ये करना है। नी है जोड़ ई है, नीरी है। तो किस में नहीं है? निराला में, क्योंकि नी को हटाएं तो राला कोई शब्द नहीं होता, तो निराला। निराला में नी उपसर्ग, ने तो नी है, ने नीर है, कोई उपसर्ग नहीं। ये नीर जोड़ आहार हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा। नी है जोड़ आहार। फिर अगला देखो, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का, तो किसका? आ का। गमन मानी जानना और आगमन मानी आना। गम का आगम। फिर अगला देखो, ये आपके प्रश्न पूरे हो गए। तो प्रत्यय से संबंधित अभी और लेंगे हैं। प्रतिगमन, प्रतिगमन का मतलब वैसे ये शब्द वो ज्यादा यूज नहीं होता। प्रतिगमन है, हाँ, उसका वैसे हम कर सकते हैं कि प्रति के 2-3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है लौट कर आना, तो लौट कर जाना, तो लौट कर जाना है, वैसे कोई शब्द नहीं होता ये। मतलब इसको हमें निरर्थक शब्द मान सकते हैं, शब्द वो निरर्थक भी हो सकता है। तो ये उपसर्ग से संबंधित प्रश्न थे। इसके बाद में अपन प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है वो भी लेंगे, तब हमें उपसर्ग और प्रत्यय के दोनों एक साथ प्रश्न आएंगे ना, उनमें दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है।